का आगाज कर दे। बिल्कुल। क्या बनाएंगी? इतना अच्छा है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक बात ये कि मौसम के लिहाज से खाना भी जरूरी होना चाहिए। हाँ। तो मैं आज चिकन मंचूरियन और उसके साथ एक फ्राइड राइस बना रही हूँ। हाँ। और उसकी रेसिपी तो मैं लास्ट में बताऊंगी। हाँ। लेकिन नबिया ये इतना अच्छा टॉपिक है वाकई में। जब आपको कोई इमरजेंसी होती है, मेरे साथ हो चुका है कि अगर आपको घर में कोई इमरजेंसी होती है, आपके घर में कोई आपको लगता है कि कोई बीमार हो गया ऐसा कि आप उसको फौरन से ऑब्वियसली कोई बड़ा है या कोई इस पोजीशन में है कि आप उसको खुद से उठा के गाड़ी में नहीं डाल सकते। मेरे साथ ये वाकया एक दफा मैंने रेस्क्यू 1122 से हेल्प ली हुई है। मेरा भाई था, ऑल्दो वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैं अकेली थी, मैं उसे नहीं उठा सकती थी। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, मैंने 1122 कॉल की और वो टाइम थोड़ा और था, मेरी सोसाइटी के गेट्स बंद थे, पर जो टीम थी एम्बुलेंस के साथ मेरे घर पहुंची और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से। सबसे अच्छी बात, जब आप इस पोजीशन में होते हैं, आपके साथ जो लोगों का रवैया होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगी कि मुझे पता चले कि अगर इस तरह से आपके साथ कभी होता है तो आपको किस तरह से हैंडल करनी चाहिए वो चीज़ें। तो मुझे एक्सपीरियंस रेस्क्यू 1122 का बहुत अच्छा रहा है वैसे, कि मतलब लोग उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। तो मैं नहीं कर सकती थी, मैं चीजें नहीं हैंडल कर सकती। इंसान परेशान हो जाता है, पैनिक हो जाता है। और आपके भाई के लिए भी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करने। और अगेन वही बात कि ये काम इंसानियत के लिए है, तो ये काम नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये एक इबादत है। रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ अरसे में कितनी रीच इसकी बड़ी है और कहां कहां तक पहुंची है 1122 की? जी, रेस्क्यू 1122 जिस तरह आप जानती हैं कि ये इमरजेंसी एम्बुलेंस, रेस्क्यू और फायर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो किसी किस्म की भी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों की जो है वो उनकी परेशानी अपनी परेशानी बना लें, और इसको एक सब लोगों की कोशिश होती है एक पैशन के साथ करें, एक मिशन समझ के इसको करें, एक नौकरी समझ के नहीं। तो हमने लाहौर से जो आगाज़ किया 2004 में, फिर हम बड़े शहरों में गए, फिर सारे ज़िलों में गए, और अब इस वक्त तहसील लेवल तक जो है इसकी एक्सपेंशन जो है वो इस वक्त जारी है। काफ़ी बड़ी तहसीलें कुछ हो गई हैं, बाकी तहसीलों पे भी इस वक्त जो है वो काम जारी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक तमाम तहसील लेवल तक भी जो सर्विस है वो पंजाब में चली जाएगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सर्विस शुरू हो गई है, वहाँ पे ज़िलों की सतह तक एक्सपेंड कर रही है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो सर्विस शुरू हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भी उन सूबों में भी ये सर्विसेज इसी तरह मिल सकेंगी, ताकि किसी भी पाकिस्तान के कोई भी शहरी को ये जो इमरजेंसी में बर वक्त मदद का एक हक है वो फ़ौरन मिल सके। वो ना ही उस वक्त ना ढूंढ रहा हो कि कोई सिफारिश ढूंढे या कहीं पे वो ढूंढ रहा हो किसको मैंने कॉल करना है, बल्कि वो एक नंबर डायल करे 1122। यूरोप में भी जो पहला नंबर है वो 112 है, तो ये पहले 2 डिजिट्स हैं। तो ये हमेशा याद रखें, और जब भी आपको इमरजेंसी है तो उस वक्त फ़ौरन डायल करें, बिकॉज अगर आप बर वक्त कॉल करेंगे तभी हम आपकी बर वक्त मदद के लिए आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने खुद CPR सीखी है, हमारी अब कोशिश है फर्स्ट एडर इन एवरी होम, तो हमने अपने जितने स्टेशन हैं उनको अब कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ पे सुबह के वक्त हमारी कोशिश होगी कि कॉलेजेस में जिस तरह NCC कराई जाती थी उस तरह से हम रेस्क्यू स्काउट ट्रेनिंग दे रहे, और उसके बाद शाम को कोई भी लोग आके वहाँ पे हमारे स्टेशन के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर हो, एज ए टीम रजिस्टर हो जाए तो पूरी टीम वहाँ की इलाके की ट्रेंड होगी, और अगर आप एज एन इंडिविजुअल भी होते हैं तो वहाँ पे भी हम आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहे होंगे। क्योंकि जो चंद कॉल करने में और आने में ऑब्वियसली चंद मिनट लगेंगे, 7 से 10 मिनट हो सकता है लग जाए, लेकिन जो आपको अगर उस वक्त फ़ौरन CPR करना आती है या फर्स्ट एड देनी आती है तो वो जो ज़िंदगी बचाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसका कोई नेमो बदल नहीं। अच्छा रिजवान साहब, मैं यहाँ पे आपसे भी पूछना चाहूंगी कि चूंकि जिस तरह से अभी अभी आपने बात की कि 1122 को आने में कुछ वक्त दरकार होता है, और दुनिया की कोई भी एम्बुलेंस मेरे ख्याल से फ़ोन करने के चंद मिनट्स के अंदर घर पे नहीं पहुंच जाती, कुछ थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। कभी ऐसे आई एम श्योर कि बहुत सारे केस स्टडीज आपके पास भी होंगी, आपने देखी होंगी कि 1122 के पहुंचने से पहले ही मरीज को जब घर में फर्स्ट एड दी जाती है वो बहुत ही गलत तरीके से दी जाती है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है। तो ऊट पटांग चीजें जो हमने पुरानी सुनी होती हैं वो किया जाता है, तो उससे केस कितना खराब हो जाता है। कितने केसेस इस तरह के आपने खुद देखे हैं? जी बहुत सारे। आई थिंक अगर आप पूरी में हिस्ट्री उठा के देखें तो पहले तो मैं सबसे पहले अगर आप देखें जो सबसे ज़्यादा हमारी अमवात हुई या जो लोग डिसेबल्ड हुए वो हमारे ज़लज़ला जब हुआ तो कितने लोग थे सिर्फ गलत शिफ्टिंग की वजह से सारी उम्र के लिए मफलूज हो गए। उनको कमर की चोट की लगी हुई थी,
अगर उनको बाहिफाजत सिर्फ शिफ्ट किया जाता तो सारी उम्र के लिए ठीक रहते। वो सिर्फ गलत शिफ्टिंग की वजह से उनको कमर की चोट थी, उसको बड़े हसास तरीके से उसको सेंसिटिवली आपको उसको शिफ्ट करना पड़ता है ताकि उसमें खम ना आए और ज़्यादा बेंडिंग ना हो, और वो सिर्फ गलत शिफ्टिंग की वजह से सारी उम्र के लिए कितने हज़ारों लोग जो है वो मफलूज हो गए। और इसके एक तो बड़ी एग्जांपल हमारे सामने मुनीबा मदानी भी मौजूद है, उनका भी कार एक्सीडेंट हुआ था, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डिफरेंट जगहों पे जाती हैं और अपनी उन्होंने स्टोरी भी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की है और उन्होंने बार बार हर प्लेटफॉर्म पे यही बात की है कि उनको चूंकि गाड़ी से बहुत ही गलत तरीके से एस्केप किया गया जिसकी वजह से उनकी स्पाइन लाइफ टाइम के लिए डैमेज हो गई है, तो जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको क्या छोड़ देना चाहिए? इस तरह की अगर सूरत हाल पैदा होती है गाड़ी में वेट करना चाहिए किसी मदद का? दो चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर तो वहाँ पे ख़तरा मौजूद है, नहीं हो सकता है उसकी वजह से वैसे ही आपकी जान चली जाए, मसलन आप सड़क के बीच में पड़े हैं, गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार आ रही हैं और अगर आप वहाँ से निकलते नहीं हैं तो गाड़ी आपके ऊपर से गुजर जाएगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इमरजेंसी में आपको पेशेंट को ड्रैग करके फटाफट साइड पे करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो अगर एक गाड़ी से बच गए, एक से एक्सीडेंट हुआ तो पिछली गाड़ी हो सकता है आपके ऊपर से गुजर जाए, तो उसमें जो मदद कर रहा है उसको भी रिस्क होता है। तो इस सूरत हाल में या वहाँ पे बिजली की तारें हैं या बिल्डिंग बिल्कुल गिरने वाली है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपको मरीज को एकदम निकालना पड़ता है तो वो एक इमरजेंसी सूरत हाल है, लेकिन उसमें भी शिफ्ट करने के कुछ तरीक़ाकार हैं। अगर आपको बेहतर तरीके से आते हैं तो आप पेशेंट को उठा के ले जाना है या ड्रैग करके ले जाना है, तो वो भी आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे, और अगर आपको नहीं आते तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये वो वाहिद सूरत हाल है जहाँ पे आपको इमरजेंसी में शिफ्ट करना है। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है और कोई पेशेंट है वो गिर गया है ऐसे एंगल पे और नीचे गिरा हुआ है, सीढ़ियों से गिर गया है और उसकी कमर में चोट है, गर्दन में खास तौर पे या कमर में, दोनों हिस्सों में, तो आपको ऐसे पेशेंट को फिर जल्दबाजी में शिफ्टिंग नहीं करनी। हमारे अक्सर अगर आपको कोई चोट भी लगी होती है, कोई होता है कि जी सस्पेक्टेड है टांग में फ्रैक्चर, नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, वो पहले क्रैक है और वो जैसे ही उस पर वजन डालता है वो पूरा फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में खसूसी तौर पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसको शिफ्ट करें और हिफाजत के साथ करें ताकि वो सारी उम्र से मफलूज होने से जो बच जाए। जिस तरह आप देखते हैं कि अक्सर अगर आपको 3-4 बुनियादी असूल हैं जो कि आपको हर हाल में याद रखने चाहिए, वो हैं ABCDE, और अगर हम उससे पहले डॉक्टर ऐड कर रहे हैं DR, तो D में जो हमने बात की डेंजर, तो अगर कोई डेंजर है तो उससे फ़ौरन निकलना है, और अगर नहीं है तो फिर जल्दबाजी ना करें। फिर पेशेंट का आप रिस्पांस चेक करें कि वो पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। नहीं है तो आपके पास फ़ौरन आपने देखना है उसका चेहरे की रंगत, मतलब देखें सांस ले रहा है, उसकी मूवमेंट है या नहीं है। अगर आपकी नहीं है तो इस सूरत हाल में आप कहते हैं कि फ़ौरन, पहले होता था कि जी आप सांस जो थी ABC, अब वो कहते हैं CAB, तो आपसे सबसे पहले देखना यह है कि अगर उसकी सांस नहीं ले रहा और साथ ही उसकी कोई दिल की कोई हरकत वगैरह आपको नहीं हो रही, फील बंदा नॉन रिस्पॉन्सिव है, तो उस सूरत हाल में फ़ौरन आपने ये छाती का जो निचला हिस्सा है, ये जो अगर आप हड्डी है सामने महसूस कर सकते हैं, तो इसमें वो अभी हम करके आपको दिखाएंगे भी कि हाथ सीधे रखते हुए आपने छाती दबाने का अमल शुरू कर देना है, और 1.5 से 2 इंच दबानी है, और 100 टाइम्स पर मिनट, यानी 100 बार 1 मिनट का आपने रखना है। और इसमें आपको बड़ी फिटनेस की जरूरत है, क्योंकि अगर आप खुद फिट नहीं है, आप इमेजिन करें 100 बार और 10 मिनट के लिए भी करना पड़े, तो इसके अंदर अच्छी खासी एक्सरसाइज जो लगती है। लेकिन इसकी वजह से जो है वो आपका अगर उसको जो खून की गर्दिश है, क्योंकि खून में इतनी ऑक्सीजन होती है और वो अगर साथ साथ आपके दिमाग को जाती रहे तो आपके बचने के चांसेस होते हैं। अगर दिमाग को चंद मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो उसका इरिवर्सिबल डैमेज जो है वो हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बताएं ताकि जो घर में लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो सके हमारे प्रोग्राम के ज़रिए, उनको भी कुछ टिप्स मिल सकें, वो भी कुछ सीख सकें। और आपको वैसे भी अवेयर होना चाहिए, अब तो स्कूल्स में भी आई एम श्योर बच्चों को भी बहुत सारी फर्स्ट एड देने की और बहुत सारी चीज़ें, अगर हड्डी टूट गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उसको कैसे रोकना चाहिए, तो बाकायदा उसको ट्रेन किया जाता है। और ये ट्रेनिंग आपको आनी चाहिए ताकि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं अपनी नीयत से, लेकिन किसी का नुकसान भी हो सकता है। ब्रेक पर जाने का नाज़रीन वक्त है। जब मैं ब्रेक से आऊंगी तो मैं रिजवान साहब से पूछूंगी, डेमोन्स्ट्रेशन तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं सवाल ही छोड़ के जाऊंगी कि जो हमारे शेर दिल जवान हैं इनकी ट्रेनिंग जो है वो एक कितना मुश्किल मरहला होता है, उससे मुतालिक बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको मैं बताती चलूँ कि 1122 की कारकर्दगी और ये कैसे रेस्क्यू करते हैं, हर तरह के मुश्किल हालात में लोगों की मुश्किल हल करने के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब हमारे पास मौजूद हैं। रिजवान साहब, इससे पहले तो हमारे पास मैं स्टोरीज भी कुछ इंसिडेंट जिस तरह हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं वो भी चाहूँगी कि नाजरीन तक हम शेयर करें, उनको बताएंगे किस तरह से जो रेस्क्यू 1122 का अमला है वो पहुंचता है और बगैर डरे हर मुश्किल में लोगों की मदद के लिए पहुंचता है। लेकिन इन जवानों की इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? इनको कैसे पता है कि किस तरह से रेस्क्यू करने और क्या एक मुश्किल मरहला होता है? जी, हमारा एक पूरा 6 महीने का प्रोसेस है जिससे ये ट्रेनिंग से गुजरते हैं। उससे पहले भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक ऑलरेडी पैरामेडिकल डिप्लोमा होल्डर लें, फिर उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, और उसमें इमरजेंसीज को हैंडलिंग की उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें रेस्क्यू करने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये एक बड़ा फिजिकली डिमांडिंग जॉब है, बिकॉज आप समझ सकती हैं कि जिस वक्त वो जाता है तो सबसे पहला काम उसने उसको रेस्क्यू करना है। मतलब अगर आपने एक पेशेंट कोई गाड़ी में फंसा हुआ है, उसको सही तरीके से वहाँ से रेस्क्यू ना किया और सही तरीके से निकाला ना, और निकालते निकालते आपने उसको डैमेज कर दिया। मुझे याद है कि जब हम ये सर्विस अभी शुरू नहीं की थी, तो मैं क्योंकि खुद एक डॉक्टर हूँ और ट्रॉमा सर्जन हूँ, तो जो एक बंदे ने शेयर किया कि किस तरह एक हादसा हुआ था और उसमें वो उसे निकालते हुए जल्दबाजी में वो खातून इस तरह फंसी हुई थी, उसको निकालते हुए उसने ऐसा पीछे से पूरी उसकी स्किन जो थी वो वहाँ से पूरी उतर गई, और उसके बाद वो उतना चोट से डैमेज नहीं हुआ था जितना उसके बाद उसकी स्किन ग्राफ्टिंग और उस सारे प्रोसेस के अंदर उसको 1 साल तक अजियत से गुजरना पड़ा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से एक और मुझे वाकया याद है जिसने मुझे रियली मोटिवेट किया कि इसको हमने शुरू करना है। तो वो ये था कि हमारा एक इसी तरह से बड़ा अच्छा एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हुआ स्टूडेंट था, उसने बड़ी अच्छी जॉब थी उसके पास, उसने ग्रेजुएशन की हुई थी और बहुत आइडियल जिसको आप समझ सकते हैं। उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ गुजरांवाला के पास और फौरन पुलिस भी आ गई और उन्होंने फ़ौरन उनको कहा जी आप गाड़ी की फिक्र ना करें, हम वो भिजवा देंगे, तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी मुझे किसी तरह लाहौर जल्द अज जल्द भिजवा दें ताकि मेरा इलाज और वो सही हो जाए। तो उन्होंने उसको किया, उसमें जल्दबाजी में उसकी सही तरह एक तो बैंड भी नहीं कर सके, फिर उसको जो चोट थी उसका भी नौयत को ना असेस कर सके और उसको बिठा के उन्होंने रवाना कर दिया। जब वो लाहौर पहुंचा उन्होंने कहा कि जी अब आप गाड़ी से उतरे, और उसकी तो एक तो वो ब्लीडिंग की वजह शॉक में जगला हुआ था, और दूसरा जो था साथ उसकी कमर की जो चोट थी वो सही तरह ना शिफ्टिंग करने की वजह सारी उम्र के लिए वो फ्लूज हो चुका था। my God. और सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से एक मैच को हैंडल करते हैं। आज हम आपसे कुछ एग्जांपल्स भी हम इस तरह की शेयर करेंगे। इसी ने हमें मोटिवेट किया कि हम देखें कि आज ज़रूरी ये चीज़ है कि हम लोगों में भी ट्रेन करें, और ट्रेन सर्विस कोई भी नहीं थी। अब कोई ऐसा नंबर नहीं था जहाँ पे डायल कर सकते हो, जो चंद थी भी वो हमारी थी NGO सर्विसेज जो थी वो अस्पताल के बाद का काम तो बहुत अच्छा कर रही थी कि पेशेंट की डेथ हो गई तो वो ले जाने के लिए आपके पास अवेलेबल है, अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ वो चला जाए। लेकिन जो इमरजेंसी सर्विस होती है उससे पहला जो काम है अस्पताल से कि आपने फ़ौरन डायल किया और फ़ौरन आपको मदद के लिए जिसने जाना है, उसमें तरबियत याफ्ता अमला होना ज़रूरी है और उसमें आलात होना ज़रूरी है, वो सब कुछ मिसिंग। तरबियत याफ्ता तो ये हमारा अमला यकीनन है ही, क्योंकि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एकदम से सोच के दिल थोड़ा सा घबरा भी जाता है कि जो इंसान उस तकलीफ से गुजर रहा है उसको उस तकलीफ से निकालने में जो ये अहलकार हैं वो उस वक्त कैसा महसूस करते होंगे। क्या उनको डर लगता होगा, झिझक महसूस होती होगी? एकदम से इंसान की इमोशंस, ब्लड को देख के, किसी एक्सीडेंट को देख के आप जिस बात से भर जाते हैं। इवन अगर हम लोग टीवी पे कुछ इस तरह के मनासिर देख लें तो इंसान का दिल खौफ से झुंझर जाता है। तो सामने लाइव देखने में बड़ा दिल चाहिए इनके पास। आज आप बारिश की आपने बात की, तो अभी मैं कल कहीं सिर्फ देख रहा था सुबह आते हुए आज रिपोर्ट, कल 1000 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए थे। हर कोई ये सोचता है मेरे साथ नहीं होगा, एक दिन के 1000। और अब तक हम सिर्फ रेस्क्यू 1122 21 लाख ट्रैफिक हादसा जो मैनेज कर चुका है। आप सोच सकती हैं, हर कोई ये सोचता है मेरे साथ नहीं होगा। और स्पेशली मोटरसाइकिल वालों से मैं ख़ास तौर पे जो भी कोई लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, अगर उनको अपने भाई, अपने वालिद साहब, अपने शौहर अजीज़ हैं, तो मैं उन सब से ये कहूँगा कि उनसे ये वादा लें कि वो 50 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पे नहीं जाएंगे और बाई लेन में रहेंगे और हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे खुद एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि जो गाड़ी में बैठा शख्स है, अगर आपने उसके साथ मुकाबला लगाया हुआ है तो उसकी महज गाड़ी को नुकसान होगा, उस शख्स को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं, अगर आप उल्टे सीधे मोड़ काट रहे हैं तो आपकी जान जा सकती है और इसमें सिर्फ आपका और आपके माँ बाप का नुकसान है। तो खुदारा अपने ऊपर रहम करें और तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोग बाइक चलाया करें, स्पीड कम रखें और बाएं लेन में रखें अपने आप को। रिजवान साहब, मैं चाहूंगी कि हमारे पास कौन से यहाँ पर आज मैं खास तौर पे हमारे कुछ हम वाकयात जो हैं वो ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। हमारे साथ नहीं मौजूद हैं ये
खास तौर पे एक वाकया शेयर करेंगे जो डूबना था, एक पेशेंट जब पहुंचे वहाँ पे वो डूब गया हुआ था एक विक्टिम, और किस तरीके से उन्होंने किया। आई थिंक जी नहीं साहब बताइएगा। 2006 का वाकया है जी। कंट्रोल रूम से हमें एक कॉल मौसूल हुई कि रायविंड रोड पे एक बच्चा पानी के जोहड़ में डूबा हुआ है। हमने फ़ौरन रिस्पांस किया और वहाँ पर पहुँचे। बहुत कोशिश हमारी ये थी कि किसी भी तरीके से हम यहाँ तक पहुँच जाए और उस बच्चे की हम जान बचा सके। जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो बच्चे के वालिदैन बड़े परेशान थे, बड़ा एक खौफ का आलम था, और हर एक ऐसा कैफियत होती है वहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कैफियत में वो लोग गुजर रहे थे उससे। तो हमने वहाँ पे फ़ौरन पानी के अंदर एंट्री की, और एंट्री के बाद हमने उस बच्चे को बाहर निकाला। जब मैंने उसको चेक किया तो वो पल्सलेस हो रहा था, पल्सलेस था। तो फ़ौरन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैंने इसको बचाना है हर सूरत में। मैंने उसकी CPR स्टार्ट की, और CPR करते हुए तकरीबन उसको मैंने 20 मिनट तक लगातार CPR किया, और CPR करते हुए उसको मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर शिफ्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल शिफ्ट करते करते जब मैं हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर को हैंड ओवर कर रहा था तो मुझे इंतहाई खुशी हुई कि वो बच्चा जो है और वो माँ बाप के सर्वाइव कर तासुरात गया। इस वक्त क्या थे जब बच्चे को निकाला जा रहा था? उनके ऊपर तो कयामत बर्पा हो चुकी होगी यकीनन। तो यकीनन जिस वक्त हम उसको रेस्क्यू कर रहे थे उस वक्त तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जब हम CPR कर रहे थे तब भी वो चाह रहे थे कि ये हमारा बच्चा जो है ये तो बचने वाला नहीं है, ये लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसको क्यों दबा रहे हैं ऐसे। मगर फिर हमने उसको बड़े तरीके से समझाया कि हम इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, और CPR ज़िंदगी बचाने का एक आखिरी हद होता है। जब वो बच गया तो उसके बाद उनके माँ बाप का जो एक एक्सप्रेशन था वो देखने वाला था। यानी आप उनको यकीन नहीं आता था कि बच्चा जो है जो हमारा बिल्कुल हम उम्मीद हार चुके थे, ये उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि शायद उनका बच्चा नहीं बचेगा। उनके यानी आप उस वक्त आप चेहरे के असरात देख सकते थे कि उनको यकीन नहीं आता था कि ये वाकई हो गया। वो उस वक्त जिस वक्त हम ये कर रहे थे, बिकॉज वो बड़ा एक अजीब सा लगता है किसी के ऊपर आप वो बंदा वो समझ रहे मर गया और उसके बाद आप उसकी छाती दबा रहे हैं, तो वो बड़ा एक अजीब सा एक आम आदमी को लगता है। लेकिन वो अमल ना किया होता और जिस तरीके से टीम ने उसको वो किया है, तो उसके बाद वो उनके माँ बाप के जो असरात थे उनको यकीन नहीं आता था कि यार। तो जो इस तरह के लोग जो मदद के लिए पहुंचते हैं ये किसी फरिश्ते से कम नहीं होते हैं। और मुझे तो सुन के मेरा दिल दहल रहा है कि बहुत ही माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। वक्त पर पहुंच जाना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि पुलिस और एम्बुलेंस कभी वक्त पर नहीं पहुंचती है। नहीं, लेकिन ये आप रेस्क्यू के बारे में एम्बुलेंस है जो 1122 है, ये जिस तरह आपने बात की है, ये अब तक आप अंदाजा कर सकती हैं हमने 65 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है, और उसमें हमारा औसत रिस्पांस टाइम तकरीबन 7 मिनट रहा है, जो कि इंटरनेशनल अचीवमेंट है। और जैसे जैसे ट्रैफिक में इजाफा हुआ तो हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। अब तक 2.5 लाख मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस ने भी जो है 2.5 लाख इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड किया और अपना 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम ले आए हैं। तो ये तो एक इंटरनेशनल अचीवमेंट है, और ये शुक्र अल्लाह ताला के पाकिस्तान में जब कहते थे कि कहीं नहीं हो सकता, ये अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान है, अल्लाह ताला का शुक्र हमने वहाँ पे करके दिखाया है। अभी बहुत हमारे लिए चैलेंजेस हैं क्योंकि शहर एकदम बहुत बड़ा हो गया है। जवानों का जिस तरह नईम ने अभी जो किस्सा सुनाया है, मैं यहाँ पे ये चीज भी ऐड करूंगी कि जिस तरह से इन्होंने बच्चे की जान बचाई है, क्विक रिफ्लेक्सेस का होना कितना जरूरी है, दिमाग का यहाँ से चलना कि सिर्फ एक इंसान जो अपनी जॉब कर रहा है, यहाँ पे ये लोग अपनी जॉब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इनको शार्प डिसीजन लेना है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अपने आप को आप पैनिक में ना डालें, बिकॉज जैसे ही आपने अपने होशो हवास खो दिए तो फिर आपका जो नॉर्मल काम करने का भी रिफ्लेक्स है वो खत्म हो जाता है। अभी ये करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से इन्होंने जो है वो CPR करते हैं, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाएंगे किस तरह से। डेमोन्स्ट्रेशन भी लेंगे, एक और इंसिडेंट भी सुनेंगे, और खासकर यहाँ पे ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये भी बात कहना चाहूंगी कि जो लोग बहुत ही छोटी छोटी बातों के ऊपर 1122 को कॉल करते हैं, खुदारा ये आप ना किया करें, और इससे कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है इनका, मैं ये भी इनसे पूछूंगी। डॉक्टर रिजवान से गुफ्तगू हमारी जारी है, आप कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले रिजवान साहब, मैं चाहूँगी कि हम लोग एक और इंसिडेंट सुने। ये मैंने नाज़रीन से कहा था, लेकिन जो लोगों को मुश्किलात भी पेश आती हैं, जो बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर जहाँ पर 1122 को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो लोग कॉल कर लेते हैं और उसके बाद क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन मुझे बताएं कि इनमें से अब हमें इंसिडेंट और कौन सुनाएगा? जी, हमें यहाँ पे अहमद हैं, ये बड़ा एक कॉमन इंसिडेंट है जो घरों में भी अक्सर हो जाता है। खाना खाते खाते कोई चीज़ फंस गई
और हड्डी फंस गई, कुंडवाला फंस गया, कोई आपने जल्दबाजी में खाने की कोशिश की और बीच में रह गया, वो ना नीचे निकल सकते हैं ना कुछ और आपका बिल्कुल सांस, और खास तौर पे ये बच्चों में बहुत होता है सांस की नाली में फंस जाना, सांस की नाली में फंस जाना। तो इस सूरत हाल में एक अगर उसको फौरन क्लियर ना किया जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। ठीक है। तो उस सूरत हाल में एक खास तौर पे इंसिडेंट है जो कि नईम साहब जो अहमद साहब हमसे जो है वो खास तौर पे हमें डिस्कस करेंगे, जो इन्होंने हुआ और एक्चुअल रियल लाइफ में अभी ड्यूटी पे भी नहीं थे ये जाते हुए उन्होंने रास्ते में देखा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वहाँ पे जाके ना एक समझ लें कि वहाँ पे जिस जज्बे के साथ उन्होंने जाके देखा और उस बच्चे को इमीडिएटली हेल्प करना शुरू किया, अगर उस वक्त ना पहुँचे होते तो वो शायद बच्चा ना बचता। अच्छा अहमद साहब, यहाँ एक तो आप हमें स्टोरी नरेट कीजिएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, और उसके बाद हमें बताइएगा भी कि घर में अगर इस तरह का वाकया पेश आ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक वाकया शेयर करूँगा। टाउनशिप में ईद मिलादुल नबी का जो है ना वो जश्न लोग मना रहे थे, तो कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। आई थिंक उन्होंने कुछ खाया होगा और उसके गले में वो फंस गया। 10 से 12 बच्चे उसके पास खड़े हुए थे। मैं जैसे ही गुजरा मैंने देखा कि एक बच्चा जो है ना वो नीला हो रहा है, आगे झुका हुआ है, और मुझे पता चल गया कि इसके गले में कुछ फंसा हुआ है। वो उसको ना उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने मोटर बाइक की ब्रेक लगाई और मैं उतरा और बच्चों से कहा कि मैं रेस्क्यू 1122 से हूँ, आप लोग इसको छोड़ दें, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो मैंने उसको एक प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं अभी इस पे हम डेमो भी हम देंगे, तो मैंने उसको पेट में जो है उसके झटके दिए, जिसकी वजह से 5 से 6 झटकों के बाद उस बच्चे को वॉमिटिंग भी हुई और उसके गले में जो फंसी हुई चीज़ थी वो निकल गई, और वैसे ही वो बच्चा जो है ना वो रिकवर हो गया। और उसका वो आप एक्सप्रेशन अनश्योर वो जो थे उन लोगों को यकीन नहीं आता था उसके बाद जब उधर गए कि किस तरीके से वो बच्चा जो है वो बच गया। बात है, पेरेंट्स ने भी होप छोड़ दी होगी। रिजवान साहब, मैं चाहूंगी कि आप एक्टिविटी एरिया में आ जाएं हमारे जवानों के पास, एहलकारों के पास, और अब ये करके दिखाएंगे डेमोंस्ट्रेशन किस इंसिडेंट की देंगे। इस ऐसी सूरत हाल में जो है फौरन इनका जो है वो रंग जो है वो नीला हो जाएगा काम का। मैं आपको अभी ठीक कर इसके पीछे आए, ये टांग अपनी आगे रखी ताकि ये अगर बेहोश हो जाए या गिर जाए तो ये आप अपने हाथ छोड़ दें। उसके बाद ये अपने दोनों हाथ नीचे ले जाके पेट के ऊपर रखते हुए सही और एकदम ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ झटका देंगे, प्रेशर के साथ, फुल प्रेशर के साथ, फुल प्रेशर के साथ जो है वो ऊपर की तरफ झटका देंगे ताकि जो अगर कोई चीज अंदर है तो वो ऊपर की तरफ जो है वो निकल आए। तो इस टूर में एकदम प्रेशर देने से जो अगर कोई चीज है तो वहां से क्लियर हो जाएगी। और इसको जब तक कोई चीज निकलती नहीं तब तक उसको तब तक जो है वो झटके उसको देते रहे, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट अगर बेहोश हो जाता है तो फिर फौरन उसको नीचे लेटाकर तो आपने CPR शुरू कर देनी है। ठीक है, ठीक है सर, लेटाना कैसे कर जी। अगर अब इसी सूरत हाल में अगर ये करते करते एकदम अगर बेहोश हो गया है और उसके बावजूद नहीं खुला, कोई बहुत गहराई में जा चुकी है चीज जो कि नहीं क्लियर हो रही, तो फिर उस सूरत हाल में फौरन उठाते साथ जो है वो आपने उसकी मदद शुरू कर देनी है। ठीक है। अगर गले में कोई चीज फंसी है और वो ज्यादा अंदर तक जा चुकी है, बेहोशी का आलम है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, ये इस वक्त आपको जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेन हैं, ये टिप्स अगर आपको मालूम है तो आप घर में किसी की जान भी बचा सकते हैं। छोटी-छोटी ये अब जिस तरह ये भी बेहोश हो गए हैं और इसी तरह से अब ना इनका सांस आ रहा है ना दिल मुतहरिक है, तो ये आपको एक डमी के ऊपर करके दिखाएंगे ताकि इसके ऊपर एक्चुअल आपने 1.5 से 2 इंच अगर आपने छाती दबानी है तो वो किस तरह से आप दबा सकते हैं। पेशेंट अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इन्होंने महसूस किया ना उसका सांस आ रहा है ना सही, छाती भी देखी ना छाती फूल रही है। कोई है तो मुझे सुन रहा है और अब ले फौरन इन्होंने दूसरों को कहा कि आप 1122 पे डायल करें, मदद के लिए बुलाया गया। ठीक है, चेक किया जा रहा है पहले जी, नब्ज को चेक कर रहा है, नब्ज को चेक किया सांस जा चेक रहा किया, है, नब्ज को चेक किया, गर्दन से भी आप चेक, अनकॉन्शियस है इस वक्त पेशेंट। और ये छाती का उसने देखा कि ये छाती की हड्डी है और छाती की हड्डी का जो निचला हिस्सा है उसमें रख के और छाती को दबाना शुरू कर दिया, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में रख के तो उसको दबाना शुरू कर दिया। अब ये इसी तरह से 100 टाइम्स पर मिनट दबाएंगे और इनकी कोशिश ये है कि ये बॉडी वेट से करें ताकि हाथ सीधे रहें। अगर आप हाथों को यूं करना कोशिश करते हैं तो बड़ी जल्दी थक जाएंगे। सही, तो अपने बॉडी को वेट को लेते हुए इसको जो है वहां पे करना है। अगर ये अब जो है
अगर आपको ट्रेन नहीं है, अगर आप ट्रेंड हैं तो फिर तो आप सांस देने पे जो है एफर्ट लगाएंगे। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो फिर आप सिर्फ कंप्रेशंस के ऊपर फोकस करते हैं, छाती दबाने पर। और अब हम वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए कि ये चेस्ट कंप्रेशन करते हुए 100 टाइम्स पर मिनट। अब आप टाइमिंग कीजिए। इसमें स्पीड आपकी जोर के साथ जी 1.5 से 2 इंच आपको छाती को दबाना है। और रिजवान साहब कितनी देर तक आप कर सकते हैं? 1 मिनट। ये आप जिस तरह अभी उन्होंने बताया 20 मिनट तक जो है वो जारी रखा उन्होंने। और अगर आप फिट नहीं है तो ये जारी रखेंगे। अब ये इस तरह से चेस्ट कंप्रेशन सिर्फ देते जाएं। जब एक बंदा जानता नहीं है तो वो सिर्फ कंप्रेशन के ऊपर फोकस करे। बच्चों के साथ भी अगर बच्चों को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, अगर उनके गले में कुछ फंस गया, उनके साथ भी किया जा सकता है। जी, इस तरह से आप इस तरह से करते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल वो फर्स्ट एड है नाज़रीन जो आप घर में दे सकते हैं पेशेंट को, कोई भी नागहानी सूरत हाल अगर पेश आती है। ठीक है रिजवान साहब, हम लोग तशरीफ रखते हैं और दीगर हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं अक्सर जो एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा देखी है, ब्लीडिंग नॉर्मली यूजुअली घर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, कट्स लग जाते हैं। ब्लीडिंग को रोकने का तरीका क्या? क्योंकि बहुत सारे टोटके जो पुरानी हमारी अम्मियाँ हैं या दादियाँ हैं उनके पास बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें ठीक है और फर्स्ट एड ब्लीडिंग की सूरत में सबसे पहले किस तरह से दी जाती है? देखिए, जब भी किसी को कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका एक सबसे बड़ा बुनियादी असूल ये है कि अगर आप उसके ऊपर दबा दें, अब दबाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उसको ऊंचा कर दें और दबा दें तो ब्लीडिंग जनरली आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे पास एक बहुत बड़ी सहूलत मैं समझता हूँ जो बाकी जगहों पे नहीं है, वो ये है कि आपके पास अक्सर दुपट्टे होते हैं जी। तो आपके पास सबसे आसान है कि अगर आपके पास दुपट्टा है तो आप कस के उसके ऊपर बांध दें और उसको इतना जहाँ पे कट लगा है उस जगह पे या उससे पहले उस डिपेंड करता है। अगर छोटी जगह है तो ऑब्वियसली एक छोटी चीज को आपने बांधना है, और अगर किसी बड़ी जगह पे कोई बड़ी ब्लीडिंग है तो उस पे उसके लिए चौड़ी और बड़ी चीज लेके तो उस पे बांधेंगे। और उसको इतना कस के बांधेंगे कि वो ब्लीडिंग रुक जाए। तो ये बुनियादी एक असूल है। चाहे अगर चेहरे पे भी कोई जख्म आया, फट गई है आपकी स्किन, दो तीन चीज। एक अगर ये है कि अगर वो वहाँ पे गंदगी है, अगर तो एक सिर्फ साफ कट लगा है किसी नाइफ से या कुछ और बिल्कुल साफ है, तो सबसे पहले उसको वॉश कर लें साफ पानी से। उसको इधर उधर टाइम ना जाया करें, फौरन उसको साफ पानी से जो है वॉश करें और वॉश करके उसके बाद उसके ऊपर कोई चीज कस के बांध दें। अच्छा, ये जो हम सुनते हैं घर में अक्सर एक बड़ा आम टोटका यूज किया जाता है, चाहे हैवी ब्लीडिंग हो, ये जो बर्फ का इस्तेमाल है वो भी बेहतर होता है? देखिए, पहला सबसे काम जो है वो आपने है खून को रोकना है। तो एक बार आपने, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ही होती जाएगी उसकी वजह से बहुत, और खास तौर पे अगर कोई बड़ी खून की नाली कट गई है तो वो जानलेवा हो सकती है। तो इसलिए फौरन सबसे पहला काम ब्लीडिंग को रोकना है। उसके बाद अगर आपको चोट लगी है कोई, ये चोट लगने की सूरत में, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आप उसको ऊंचा रखते हैं और ऊंचा रख के साथ ही उसको आपने साथ जो आइस की कंप्रेशन देते हैं ताकि बर्फ की टकोर उस वक्त जरूरी। अक्सर हमारे यहाँ पे अब जिस तरह किसी को चोट लग जाए खेलते हुए और उसको स्कूप सिकाई करेंगे तो वो अगला हफ्ता इतना सूज जाएगा कि वो आप जो है वो खेलने के, अभी किसी खिलाड़ी को अगर चोट लगती है हम उसको बर्फ की टकोर करते हैं, अगली गेम खेलने आ जाता है। अगर वही हम उसको सिकाई करें तो अगला हफ्ता ग्राउंड की शक्ल नहीं देखेगा, सूज के इतना हो जाएगा। और ये अक्सर हमारे घरों में ये कॉन्सेप्ट है। ताज़ी चोट पे हमेशा आप बर्फ की टकोर प्लास्टिक के बैग में डाल लें या किसी चीज़ पे रख के, तो उसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उस एरिया पे रखें तो उससे जो सोजिश है वो कम से कम होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ की हड्डी टूटना, और उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर आपको बड़ी एहतियात के साथ पेशेंट को देखने की ज़रूरत होती है। उस सूरत में क्या कुछ किया जा सकता जब है? टूटती है वो बड़ा, देखिए जब अब हड्डी टूटती है तो उसकी जो एजेस हैं वो बड़ी शार्प होती हैं, यानी इस तरह से इतनी तेज़ होती हैं कि वो हम पे बार बार अगर वो मूवमेंट होती रहेगी तो वो जो भी बीच में मसल है, जो भी बाकी आपकी चीज़ें हैं, खून की नालियाँ या दूसरी, उनको भी डैमेज कर सकता है, तो और मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ उसकी थोड़ा सा उसको खिंचाव देते हुए आपने, अगर पीछे कोई भी चीज़ आपके पास अगर और कुछ नहीं है, कॉपी मौजूद है, आपके पास कोई फटियां मौजूद है, वो रख के उसके बाद अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो दुपट्टा तो होगा ना, तो उसके ऊपर लपेट दें ताकि वो बार बार, अगर हाथ यूं टूटा हुआ है और इसी तरह से वो लटकता हुआ जा रहा है तो वो जब तक वहां पे पहुंचेगा तो उसका एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास और कुछ नहीं है तो फटियां हैं, कॉपी मिल जाएगी आपको, रजिस्टर, कुछ भी जो भी मिलता है उसके साथ लेके उसके पीछे रख के उसको जो है मजीद की एक सबसे
बड़ी जो पहचान ये है कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ भी अगर आपको हो जी, रही है वो उस जगह पे, तो क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मामूली चीज़ है, वेट करते रहते हैं, फौरी तौर पर क्योर करना चाहिए? जी, नॉर्मली अगर बाजू या टांग की अगर आपकी हड्डी टूटी है तो उस पर आप वज़न डाल के डालना नामुमकिन होता है, यानी बहुत, तो उस वक्त तो उसकी और चोट ऐसी है कि वो आप उसकी दर्द ऐसी है कि वो आप बोल नहीं सकते, तो वो आपकी बड़ी एक क्लासिक होती है पेन उसके अंदर। और उस सूरत हाल में जो है वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको इमोबलाइज कर सके, और इमोबलाइज करने के लिए जो भी चीज़ आपके पास वहाँ पे मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए, अगर ज़ख्म है उसको फ़ौरन वॉश करें, और साथ ही उसके बाद वहाँ पे रख के अगर आपके पास कोई ड्रेसिंग है या साफ कपड़ा है उससे उसकी मदद से उसको कवर कर दें। और आइडियली अगर आप फर्स्ट एड की किट घर में रख सकें तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। उसमें आपके पास स्टेरलाइज बैंडेजेस मिल जाती हैं, वो जहाँ पे भी जख्म है उस पर रखें, और पीछे अगर आपके पास स्प्लिट्स हैं या आपके पास घर में जो बच्चों का फुट्टा होगा, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके पास मौजूद है तो उसको रख के, और उसके साथ अगर आप और कुछ नहीं तो दुपट्टा आपके पास घर में मौजूद है उससे बांध दें, ताकि वो बार बार हिलता ना जाए, चाहे वो टांग है चाहे आपका बाजू है, तो वो अगर आप उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे। और इसी तरह कमर की चोट है तो उसको बड़े किसी फट्टे या उस पर लिटा दें, और उसको ऐसे उठाएं जिस तरह बगैर उसमें कोई खम आए या कोई बेंड आए, तो वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा रिजवान साहब, आग का लगना ये एक बहुत ही कॉमन है जिससे अक्सर जानें भी चली जाती हैं। सर्दियों में हम लोग देखते हैं कि हीटर की लापरवाही की वजह से आग लग जाती है, या कमरे में धुएं का इकट्ठा हो जाना, दम घुटना और आग लगना। आग लगने में फौरी तौर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहली तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हमने इस साल भी कई इंसिडेंट्स देखे, कि जब आप रात को सो रहे हैं तो गैस का हीटर किसी सूरत आपको ऑन नहीं रखना, उसको पीछे से वाल्व को बंद करें, क्योंकि अगर रात को थोड़ा सा भी गैस का प्रेशर कम हो जाए कुछ और गैस चली जाए और फिर वापस आ जाए, वो तो बिल्कुल जाले। अगर वो ना भी जाए तो जो आग जल रही है वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, आपने भी ऑक्सीजन लेनी है, अगर उसने पूरी ऑक्सीजन ले ली तो आपके पास फिर ऑक्सीजन नहीं बचेगी, आप भी नहीं बच सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस वक्त रात को सोने से पहले गैस का हीटर, या अगर आपने कोई भी कोयले या कुछ और जलाए हुए उनको वहाँ पे बंद करके सोएं, उसके बगैर आपने नहीं सोना। और अगर आग लग जाए तो उस सूरत हाल में फ़ौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करें। अगर तो छोटी सी आग है, अगर आपके सिर्फ फ्राइंग पैन पे या किसी चीज़ पे आग लगी है तो उसको तो फ़ौरन ढांप दें। अगर आपके पास कुछ नहीं है फ़ौरन ढक्कन पकड़े और उसके ऊपर फेंक दें, और कुछ नहीं है तो कपड़ा उसके ऊपर फेंक दें। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ख़वातीन को मैं कहूँगा कि दुपट्टा लेके किचन में जाना, और वो भी रेशमी कपड़े पहन के और रेशमी वो लेके जाना बहुत ख़तरनाक है। हम अक्सर फीमेल्स को देखते हैं, पता नहीं होता आपका दुपट्टा साइड पे है, वो किसी चूल्हे पे चला गया है और उससे आग लगती है और वो फिर पूरी जल जाती हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वो किसी सूरत रेशमी कपड़े और ख़ास तौर पर दुपट्टा लेके। मैं भी पूछूंगी कि बिल्डिंग से एस्केप करने का सही तरीका क्या है? लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, सीढ़ियों का करना चाहिए, या अगर किसी बिल्डिंग में आप फंस चुके हैं, वहाँ पे आग लग चुकी है, तो कैसे निकला जा सकता है? लेकिन उससे पहले हुमा, मुझे लग रहा है कि आपने खाना तैयार कर लिया है, रेसिपी शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल आप भी पूछना चाहती हैं तो आप भी पूछ सकती हैं। मैंने खाना इसलिए जल्दी से तैयार किया क्योंकि मुझे आज बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं देख रही थी, और आपको लाजमी आनी चाहिए। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपके घर में अगर किसी को, या बच्चा अक्सर कोई सिक्का खा लें, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो आपको इस किस्म की फर्स्ट एड घर में ख़वातीन को ख़ास तौर पे ज़रूर आनी चाहिए। रेसिपी की तरफ आऊँगी। आज मैंने चिकन मंचूरियन बनाया है और उसके साथ एक फ्राइड राइस है नबिया। जो चिकन बनाया है उसके लिए आपने चिकन ब्रेस्ट बोनलेस लेनी है, उसको स्ट्रिप्स में काटना है, उसके ऊपर मैरिनेशन जो करनी है, अंडे के साथ मैरिनेशन करनी है, जिसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया है मैंने, सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया और उसको मैंने फ्राई कर लिया था फ्राइंग जो ऑयल है उसके अंदर। उसके बाद जो उसकी सॉस बनानी है उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर गार्लिक चॉप ज़्यादा सा ऐड किया है। जो बेसिकली मंचूरियन होता है उसमें ग्रीन चिली और गार्लिक ज़रूर आप चॉप यूज़ करें, पेस्ट में नहीं इस्तेमाल करना। गार्लिक सोते करने के बाद मैंने उसके अंदर केचप ऐड किया था 1 कप के करीब। उसके अंदर मैंने सिरका ऐड किया है, शुगर ऐड किया है, और उसके साथ जो है सॉल्ट ऐड करके आप अगर चिली पेस्ट इसमें ऐड कर सकें, जिस तरह वो बनाते हैं हम, बड़ी जो गोल मिर्चें होती हैं उसको थोड़ा बॉयल करने हैं, उसकी पेस्ट बना लें, चूँकि स्पाइसी भी इसको करना है। और साथ में स्टॉक ऐड कर लें। बेहतर है कि आप जो दूसरे केमिकल्स मिलते हैं ऐड करने के लिए, जिसमें चाइनीज सॉल्ट वगैरह, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। टेस्ट उसका सेट करके मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको थोड़ा थिक कर लिया था। लास्ट पे ग्रीन चिली जो है वो काट के थोड़ी सी ऐड की है, उसके साथ ग्रीन अनियन गार्निश के लिए ऐड किया है। भाई वाह, थैंक यू सो मच हुमा, बहुत शुक्रिया आपका।
रिजवान साहब, टाइम बिल्कुल कम है और मैं आपसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये आज बबी बता रही थी, बिकॉज हमें जो कॉल्स आती हैं अपने बात की, तो हमें अक्सर खवातीन दिन के वक्त कॉल करती हैं और इमरजेंसी नंबर पे हमें कर रही होती हैं कि मुझे खाना पका रही हूँ, मुझसे वो रेसिपी नहीं मुझे याद आ रही, तो आप मुझे बता दें। गलत तो बात ये है। मेरी सबसे अपील होगी कि इस किस्म के प्रोग्राम्स पे आपको रेसिपीज मिल जाती हैं। 1122 को रेसिपी के लिए नंबर नहीं है। जब आपको इमरजेंसी हो हमें बर वक्त कॉल करें ताकि हम बर वक्त मदद के लिए आ सकें, लेकिन बिला वजह कॉल मत करें, बिकॉज जब आप नंबर मसरूफ रखती हैं, ये हमने देखा है खास तौर पे खवातीन दिन के वक्त ज्यादा रखती हैं और शाम को बच्चे या के वास्ते आप इसलिए किसी मेरी और को खास कॉल तौर कर पे लें, अपील अपने होगी। शौहर को कॉल करें, अपनी अम्मी को कॉल करें, किसी हमसाये में कोई रैंडम नंबर मिला लें, लेकिन 1122 पे ये हम लोग दरखास्त करेंगे उन तमाम खवातीन से जो कि जिनके पास करने को कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो इस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ रखती हैं। तो आपकी कॉल की नियो वजह चैनल से से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा एंटरटेनमेंट नंबर और रेसिपी नंबर, इतनी अच्छी आप रेसिपीज दे रही है, मेरे ख्याल से शुरू कर ले ताकि उनको इस किस्म की कभी इमरजेंसी हो, दिन में किसी को नहीं पकाना आता, तो वो यहाँ पे डायल करके वो रेसिपीज ले सके। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा उनको काफी अवेयरनेस भी मिली होगी, बड़ी अच्छी टिप्स भी मिली होंगी। अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी गाड़ी में एक आप फर्स्ट एड का बॉक्स जरूर रखें। अपने बच्चों को भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज की तरबियत दें कि अगर आप उनके साथ मौजूद नहीं है तो वो किसी भी मुश्किल और या कठिन सूरत हाल से खुद को बाहर किस तरह से निकाल सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नए मौजू, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।